अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवा दें। आज हम बात करेंगे तब पाकिस्तान के 2018 के जनरल इलेक्शन में तीसरे नंबर की पार्टी यानी तीसरे नंबर पे वोट लेने वाली जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इसके ऊपर आज एक समरी मूव हुई है वफाकी काबीना में वजारत दाखिला की तरफ से, जिसके वज़ीर हैं जनाब शेख रशीद साहब। और शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फरमाया कि उन्हें ये सिफारिश पंजाब गवर्नमेंट ने की है और उन्होंने बाकी तीनों सूबाई हुकूमतों से भी इनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगवाई थी और उनकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने एक समरी मूव की है जो काबीना के सामने जाएगी और काबीना तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह जो है तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला करेगी। अब पता नहीं काबीना ये भारी पत्थर उठा पाती है या नहीं। शेख साहब ने उठा लिया है। उन्होंने सूबाई हुकूमत से समरी मंगवा के, सूबाई हुकूमतों से इंफॉर्मेशन मंगवा के उसकी एक समरी बनाई है। बाकायदा वजारत दाखिला ने इन पे पाबंदी लगाने का मूव कर दिया है और ये भी ऐलान किया है कि उनके साथ माजी में किया गया कोई मुआहिदा जो है वो रूब अमल नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है और हम अब किसी वादे के पाबंद नहीं हैं। तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं मौजूदा, जो अपने वालिद साहब खादम रिजवी साहब के इस दुनिया से चले जाने के बाद जो थे वो इस ओहदे पे आए थे, साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब के ऊपर पहले सिर्फ कोरोना वायलेशन के अंदर उनको गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन जो गुज़िश्ता 48 घंटे के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ़ कोनों में जो हुए, जिसमें पुलिस वाले शहीद हुए और जिसके अंदर मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए, वो पुलिस वालों की ख़ास तौर पर शदरा की जो पुलिस है उसकी जो है सिपाही की जो शहादत का मुकदमा है वो दहशतगर्दी के दफ़ा के तहत उनके ख़िलाफ़ भी दर्ज कर लिया गया है। क्या हुकूमत जो है वो इस पे स्टैंड कर पाएगी, खड़ी रह पाएगी, ये हमारा मौजू होगा और आज का पहला मौजू। और दूसरा मौजू, शहबाज शरीफ साहब जी वो ज़मानत पे रिहा हो गए हैं। उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम था उसके हवाले से नैब कोई खातर ख़ास सबूत और उन सबूतों पर मुश्तमल चालान अदालत में पेश करने में नाकाम रहा और इस बुनियाद के ऊपर उन्हें मज़ीद कैद नहीं रखा जा सकता, जबकि सेम एलिगेशन के अंदर उनके जो शरीक मुल्ज़म हैं और उनके साहबजादे भी हैं जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हों तो उनकी ज़मानत का केस तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाता है। ये तो उसकी कानूनी पहलू है, लेकिन सियासी पहलू क्या है कि अंदर खाने क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है या क्या अंडरस्टैंडिंग चल रही हैं, इसके ऊपर हम आज दूसरे मौजू पे बात करेंगे। तो आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं और जो है आज ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई हैं इन दिनों के दौरान गुज़िश्ता 48 घंटों में, आम बंदे का वे ऑफ राइट छीना गया। मेरे घर से निकलना दोभर कर दिया गया, क्योंकि घर से निकल के अगर दाईं तरफ मुड़ूँ तो वहाँ पे भी सड़क ब्लॉक की हुई है, बाईं तरफ मुड़ूँ तो वहाँ पे भी सड़क ब्लॉक की हुई है, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है जी, राइट टू मूव, मुझे आईने पाकिस्तान गारंटी करता है, ठीक है। और अगर कोई शख्स इसमें रुकावट बन रहा है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उस शख्स को वहाँ से हटाए। उस शख्स का कॉज जो है वो जितना मर्जी जो है मुकद्दस हो, पवित्र हो, पाक हो, लेकिन वो मेरे फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है ये जर्ब नहीं कर सकता, फ्रेंजन नहीं कर सकता, उसके ऊपर काबज़ नहीं हो सकता। ये इसकी वजाहत इनसे तलब करेंगे हज़रत क़िबला अब्दुल्ला मलिक साहब से। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। और भट्टी साहब जो है हमारे प्रोग्राम की मुस्तकिल हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ब्रिगेडियर गजनफ़र साहब। ब्रिगेड साहब जो हैं वो दिफाई तजिया निगार हैं। पहले वो भी जब स्टूडियो तशरीफ़ लाते थे तो हमारे प्रोग्राम का इंटेग्रल पार्ट हुआ करते थे। कोरोना के बाद ब्रिगेडियर साहब स्काइप पे तशरीफ़ लाते। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। और इस्लामाबाद से हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब हमारे दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ, रेजिडेंट एडिटर, रोज़नामा दिन के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। चूँकि तहरीक लब्बैक की बात हो रही है
तो अब्दुल्ला मलिक साहब और अरसलान भट्टी साहब की इजाज़त से मुमताज़ भट्टी साहब से बात कर लेते हैं, क्योंकि खादम रिजवी साहब से भी मुमताज़ भट्टी साहब का इलाकाई कुर्बत पाई जाती है। तो भट्टी साहब, ये क्या हुकूमत है ये जो स्टांस लिया है और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब अपना शेख रशीद साहब ने फरमाई है, मौलाना शेख रशीद साहब ने फरमाई है, क्या इस पे हुकूमत जो है वो स्टैंड रह पाएगी, खड़ी रह पाएगी? देखिए रिजवान भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है। ये हुकूमत जब लाई गई थी तो ये बताया गया था कि बहुत देनदार है, ईमानदार है और इस जैसा जो है वो और नेकूकारा कोई नहीं है। और फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के लोगों ने क्या क्या बेईमानियां की, गैस के अंदर कैसे दिहाड़ी लगाई, कैसे पेट्रोल के अंदर दिहाड़ी लगाई, कैसे शुगर के अंदर लगाई, कैसे आटे के अंदर लगाई। और वो साहबान जो लाए थे वो फिर भी कहते रहे कि पाकिस्तान जो है वो उस रास्ते पर गामजन हो गया है जिसपे खुशहाली जो है वो मुंतजर है। अब तो करते करते जब 3 साल होने को हैं और वो खुशहाली की जो मंजिल है वो कहीं नजर नहीं आ रही और बैड गवर्नेंस, लोग जो है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है परले दर्जे की और वो निकालने के लिए बेताब रहते हैं, उन्हें एक मौका चाहिए होता है। रिजवान रजी साहब, अब ये मौका कैसे बना? एक मुआहदा किया, फिर उसके बाद एक मुआहदे के ऊपर एक और मुआहदा किया और फिर उसके बाद क्या किया कि एक ही फिरके के एक दो मुखालिफ धड़ों के दरमियान जो है लड़ाई दिलवाई गई और एक की तरफदारी शुरू कर दी हुकूमत ने और दूसरे को ये कन्वे किया गया कि आप तो इन्हीं केसेस के अंदर चले जाएंगे। ये वो खेल है जो खेला जाता रहा और उसके नतीजा जो है वो आपने पिछले 3 दिन वतन अजीज की सड़कों के ऊपर, वतन अजीज तो नहीं खैर, पंजाब की सड़कों के ऊपर बिलखसूस देखा। और इसमें बड़े अहम सवालात हैं फैसला साजों के लिए, लेकिन फैसला साज चूंकि फैसले करना ही नहीं चाहते तो ये एक नया माहौल, ये यानी कि बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसे लोग फैसला साज नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए हैं जिनको दुनिया का कोई अदराक नहीं है। रिजवान रईस साहब, पिछले चंद दिनों से हमारे मीडिया ने जो बर्बादी की, जिस तरह से झूठ बोला आवाम के सामने और अपने ही मजहब के ऊपर और जो हमारे लिबरल नाम नेहाद ये दानिश्वर, इन्होंने जो माहौल बनाया, रिजवान साहब ये एक बदकिस्मती है। बुनियादी तौर पे ये तमाम वाकयात मेरे नज़दीक में गलत हो सकता हूँ और मेरे नज़दीक ये इंतज़ामी नाकामी का नतीजा है। एक ऐसा मसला जिसको बेहतर तरीके से हल किया जा सकता था, इंतज़ामी नाकामी, नाकस फैसलों और बदतरीन हिकमत अमली के वजह से जो है वो इस तरह से जो है तवालत भी इख्तियार कर गया। उसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अमलात भी खराब हुई, पुलिस वालों को भी मार पिटी और सैकड़ों कारकुन जख्मी हैं। रिजवान रईस साहब, पुलिस वाले भी जख्मी हैं, दर्जनों पुलिस वाले भी जख्मी हैं। लेकिन वो सवाल ये उठता है कि मुजाहिदीन के ऊपर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था रिजवान रईस साहब? ये वो सवाल है जिसका ना शेख रशीद जवाब देगा ना कोई और देगा। और जब गोली चल गई और जब लाशें गिर गई तो उसके बाद जो हुआ ये होना नहीं था। क्या किसी अक्ल के अंधे को ये बात पता नहीं थी कि अगर लोग मरेंगे तो उसके बाद जो है वो हालात खराब होंगे और फिर उनके ऊपर काबू? और वो वज़ीर दाखिला पगले बजाता हुआ कहता है कि हमने 24 घंटे से कम वक्त में काबू पा लिया है, जिन लोगों के बच्चे मर गए हैं रिजवान रईस साहब नाहक सड़कों के ऊपर, और जो पुलिस वाले बेचारे जो उनका अशर हुआ है, 2 पुलिस वाले शहीद जो है वो भी इसमें मारे गए हैं और कई दर्जन जो है वो जख्मी हैं। और जिस तरह से उनको झोंक दिया गया रिजवान रईस साहब, फोर्स को जिस तरीके से झोंक दिया गया बगैर तैयारी के, इसका जवाब तो इनसे अब अल्लाह ही पूछेगा रिजवान रईस साहब, क्योंकि कोई भी इसके ऊपर ना पाकिस्तान का मीडिया, ना पाकिस्तान के दानिश्वर, ना पाकिस्तान के इदारे जो है वो इसके ऊपर सवाल करने के लिए तैयार हैं। चाहिए तो ये था कि जिस लेवल के मामला जारी थे, सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो शराब की एक बोतल के ऊपर भी सोमोटो ले लिया करती है। तो ये जो कुछ सड़कों के ऊपर हो रहा था, पाकिस्तानियों की जिंदगी अजीरन थी, पंजाब के लोगों की। अच्छा, फिर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है रिजवान रईस साहब
सही। ये सारा मैस पंजाब के अंदर हुआ। हाँ। बाकी सूबों के अंदर टीएलपी नहीं है, कराची के अंदर टीएलपी नहीं है, सखर में नहीं है, लड़काने में नहीं है, क्या क्या हजारे में नहीं है, और बाकी जगहों पे कोई जमला भी क्यों नहीं टूटा। ये वो सवाल हैं जो उस्मान गुलजार से सामने लटका के पूछे जाने चाहिए, खड़ा करके, और बिल्कुल कोई ठीक। पूछने वाला है नहीं। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का इदारा होता तो वो उसने अब ठीक। तक सोमोटो लेके सामने खड़ा किया होता, ठीक हो गए। इधर आओ भाई, ठीक हो गए। क्या करते थे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेड साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेड साहब, ये जो है भट्टी साहब ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो हमारे मीडिया पे नहीं आई अभी तक, लेकिन सर उनके साथ ये जो मुआहदा किया था और जिसकी 20 अप्रैल हमने डेट रखी थी, हो सकता है हमने हुकूमत ने चालाकी की हो कि यार ये मौलवी साहिबान हैं, रमज़ान में मसरूफ़ हो जाएंगे, 20 अप्रैल में कौन आएगा। लेकिन 20 अप्रैल आने से हफ्ता पहले साद रिजवी को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ी थी जिससे सारे मामला भड़क पड़े। रजी साहब, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एक चीज की तरफ मुमताज भट्टी साहब ने पॉइंट आउट किया और बिल्कुल वो हर एक चीज हर एक को कबूल करनी चाहिए, और वो चीज रोजे रोशन की तरह है कि आप इसको मिस गवर्नेंस, मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट, और जब आप मिस गवर्नेंस का नाम लेते हैं, मिस मैनेजमेंट का नाम लेते हैं, मिस हैंडलिंग का नाम लेते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल में न सिर्फ हुकूमत बल्कि हुकूमत के अंदर काम करने वाले वो तमाम अदारे जो इस चीज को हैंडल कर रहे थे वो इसकी लपेट में, इसकी जद में, इसकी पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये मामला जो है ये मिस गवर्नेंस से बहुत आगे चला है, और मैं जो इसको इस तरह देखता हूँ उसमें मुझे एक चीज बड़ी वाजिया नजर आती है, और वो ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में फायर, पुलिस फायर करती है। हम मुख्तलिफ मौके पे, आप पीछे नैब की मूवमेंट से चले जाएं, 9 सितारों की मूवमेंट से चले जाएं, वहां पे प्रोटेस्टर आते हैं, पुलिस आती है, फायर होता है, लोग मरते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा यही काम ताहिर कादरी और मॉडल टाउन में हुआ। लेकिन उस फायर के होने के बाद, लोगों के शहीद होने के बाद, मरने के बाद, उस पार्टी की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज क्यों हुई, और जो हुकूमत की तरफ से शवाहिद सामने आने चाहिए वो, और उसके साथ साथ जो अदालती कार्रवाई के दौरान एक कत्ल के मुतरादिफ होती है चीजें, उनके दौरान जो जिम्मेदारान हैं उनको जो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो अदालत से हो, चाहे वो उन लोगों की तरफ से हो जो इस सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने सूरत हाल पैदा की, वो जो एलिमेंट है वो बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल वकू पजीर नहीं होता। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, किसी को सैक नहीं किया जाता, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, किसी पे इंस्टिगेशन का मुकदमा नहीं चलता, किसी पे कत्ल का मुकदमा नहीं चलता, किसी पे ये नहीं जैसे सोचा जाता कि जी किसने फायर का ऑर्डर दिया। आपको पता है, मुझे भी पता है, ये सारी चीजें रोशन हो, मुझे पता है किसने फायर का ऑर्डर दिया, पुलिस खुद फायर नहीं करती है, और उसके लिए बाकायदा कानून है, और कानून आपको मौजूद है। अगर आप सिक्योरिटी लॉ पढ़े, उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर फौज को कॉल किया जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी फायर ऑर्डर करने के लिए, और अगर सिर्फ पुलिस होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो कंबाइंड पुलिस की, और जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑन द स्पॉट या मजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट मौजूद होता है वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। बल्कि अगर फौज दरमियान में आती है तो वो रिटर्न में लेती है, रिटर्न में कॉन्सेंट लेती है कि जी आप हमें रिटर्न में दें। अब ये तमाम चीजें बहुत बड़े लाहे अमल में आती है। हमारे यहाँ शॉर्टकट्स का रुझान है, हम ऑन दी स्पॉट जो चीजें हो रही होती है उनको हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, हम उसकी बैकग्राउंड में जाना गवारा ही नहीं करते। और चूंकि तमाम अवामिल का इहाता नहीं किया जाता, इसलिए ये चीजें बार बार रिपीट होती है। अब दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, क्यों 21 अप्रैल से पहले गिरफ्तार किया। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि चाहे अगर आप 21 अप्रैल को भी गिरफ्तार करते तब भी यही सूरत हाल होती। होना तो ये चाहिए था कि मुआहिदा कोई ऐसा होता जिसमें आप जो चीजें कर सकते हैं। अब डिप्लोमेटिकली आप मुझे बताएं, आप किस तरह फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर भेज सकते हैं? भाई आप ये टीएलपी को सोचना चाहिए, ये वहां पे नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल, या इनमें से किसी लीडर ने, रजी साहब मुझे बताएं, ये सोचा है
कि या रसूल ने तो कहा था कि अपने किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना दो, वो तो गुजरते थे तो खुद पत्थर उठाया करते थे। तो ये लब्बैक या रसूल के नागे लोगों को जिस तरह इन्होंने अजियत दी है, उन लोगों ने जो पुलिस को पकड़ के यहूदी, उस पुलिस वाले को पकड़ के या नारे लगा रहे थे यहूदियों का एजेंट, यहूदियों के एजेंट तो ये लोग हैं जो लोगों को तकलीफ देते हैं, एम्बुलेंस से रुकती है। मेरी मदर हॉस्पिटल में दाखिल है, वेंटिलेटर पे है, मेरा भाई पिंडी से आ रहा था, नहीं पहुंच सका। तो ये रसूल ने ये कहा था कि मरीजों को तकलीफ दो, लोगों को तकलीफ, तो उस पार्टी को कौन समझाएगा? वो जो पार्टी जो इस किस्म की बदमाशियां बार बार करती है, उसको कौन समझाएगा? रसूल हमारे तो अमन का गहवारा थे। मेरे रसूल तो लोगों के लिए तरगीब देता था, तरगीब देते थे अमन से रहने की। आप गुजरते थे, एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन नहीं फेंका तो आप लोग क्या उसकी तबीयत पता करने के? ये थे मेरे रसूल करीम, पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने नहीं कहा कि सड़कें बंद करो, उन्होंने नहीं कहा रियासत के अंदर रियासत बनाओ। तो आप मुझे बताइए, ये रियासत के अंदर रियासत बनाना, ये लोगों को तकलीफ देना, ये सड़कों पे लोगों को रोकना, एम्बुलेंसेस को रोकना, पुलिस वालों को, ये क्या एक मजहबी जमात को गवारा करता है? इसका एनालिसिस कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है, ये किसी को गवारा नहीं। हम कर लेते, ये जो तरगीब देते हैं इन जाहिलों को जो सड़क पे लड़ रहे होते हैं, जो लट्ठे ले, इनको कौन तरगीब देगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इनको पकड़ के अंदर करना बनता है। हाजिर होते हैं सर, हाजिर होते हैं सर, हाजिर होते। चले अपना चलते हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ से। अब्दुल्ला मलिक साहब, लंदन क्लब, पेरिस क्लब दो हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमें बाईलेटरल कर्जा दिया हुआ है जिन्होंने, 22 अरब का है शायद कर्जा इन दोनों का, और पेरिस क्लब की नुमाइंदगी करता है फ्रांस, ठीक है। और चंगा भला पैसे देने थे सी 8-9 अरब डॉलर उन्होंने देना है, ठीक है, हम उनका सफ़ीर निकाल देते हैं। अगर हम इस पे बात करें, उन लोगों की अकल के ऊपर पढ़िए आप ज़रा, इन्ना लिल्लाह पढ़िए जिन्होंने ये मुआहदा किया था। और इसके अलावा अभी हम यूरोपियन यूनियन से वो 1.5 करोड़ की डोनेशन मांग के लाए हैं, ये कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ वो हमें डोनेट करेंगे। और इसके बावजूद हम इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज किया जा सकता है, उनको इस इशू के ऊपर मनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने इतनी दर्दनाक बात कही है कि उनकी वालदा जो है हॉस्पिटलाइज हैं, उनके भाई को उन तक नहीं जाने दिया गया, वो वेंटिलेटर पे हैं, क्या इस तरह? और ये कोई वाहिद मिसाल नहीं है सर, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है और रियासत बड़े हंस के कह रही है कि हमने 24 घंटे में उस पर काबू पा लिया है। सर, मुझे महबूस हुए घर में पिछले 48 घंटे हो गए। अब्दुल्ला मलिक साहब, देखिए रजी साहब, बड़े अफसोसनाक बात है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि गुज़श्ता 3 रोज़ में जिस तरह रियासत हुकूमत बेनकाब हुए हैं, हमने बिलीव करे ये सिनेरियो कभी भी नहीं देखा कि हुकूमत की रेट किस तरह फेल हो गई और किस कदर ह्यूमन राइट की सीरियस वायलेशन हुई। वो लोग जो खा गोली से मारे गए या मेडिकल एड ना मुहैया होने की वजह से मारे गए या जिनका नुकसान हुआ, उनका मुदावा कौन करेगा? वो रियासत करेगी जो खुद ऐसे एलिमेंट नॉन स्टेट एक्टर की पैरवी करती है, उनकी आबियारी करती है। मैं इस किस्से को अपने तौर पर नहीं लेना चाहता, मैं तो उन कवायद, जवाबित और आला अदालतों के जो तरीक़ाकार हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में लेना चाहता हूँ। पहला मैं ये कहता हूँ कि जो फैज़ाबाद का धरना हुआ था, मैं तो झरना भी कहूँगा उसको, जिसमें कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस बेंच के सरबराह थे और उन्होंने जो जजमेंट दी थी, उसको जो पैरा 66 है, आज भी कोई लॉयल पार्टी उस जजमेंट को अदालत में कंटेम्प्ट के तौर पर ले जाए तो हमारी हुकूमत घर जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, क्योंकि उसमें वाज़ह तौर पर डायरेक्शन दी गई थी कि किन्होंने पैसा बांटा, किन्होंने मुआहदे किए, कौन लाए, सारी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके आधा जनाब कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कल भी किया है कि वो कंटेम्प्ट की दरख्वास्तें क्यों नहीं फिक्स होती, उनमें ये भी एक दरख्वास्त है। दूसरी बात याद है कि आपको याद होगा 2018 में जब आसिया वाला बसी का आया था, केस का फैसला हुआ था, तो उस वक्त भी 3 दिन तक, तकरीबन 4 दिन तक मुल्क किस तरह चौक रहा था, चौक हुआ था, जैम हो गया था, ट्रैफिक जैम हो गई थी, करोड़ों अरबों की तादाद में रेवेन्यू को लॉस हुआ था। तब भी ये इस खाकसार ने
FIR की दरख्वास्त भी दी थी जो नहीं हुई, फिर मैंने हाई कोर्ट से रिट करके वो करवाई, और उसी दिन जब मेरे दरख्वास्त पे आर्डर हुए तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट भी अपना एक बंदा ले आई ताकि उसको विड्रॉ भी किया जा सके। एक ASI जो थाना सिविल ये हमारे सिविल लाइन का था, उसका भी एक नाम आ गया था। फिर देखिए यही नहीं, फिर हमने हाई कोर्ट में रिट भी की थी, जिसमें फिर हाई कोर्ट ने तयन करवाया था कि कितने लोगों को नुकसान हुआ, और वो फिर तखमीना लगाया गया था, फिर कहा गया था कि इन लोगों को पैसे अब वापस करें। देखिए कंपनसेट करें, और फिर पैसे कोई दिए भी गए थे, नहीं भी दिए गए थे, कोई गाड़ियाँ ऐसी थी जो किस्तों पे थी, और फिर बेचारे लोग रुलते फिरते रहे। देखिए एक ज़माना था जब मजिस्ट्रेरियल निज़ाम हुआ करता, जब जिसकी भट्टी साहब बात कर रहे थे, तो वो मजिस्ट्रेट आर्डर दिया करता था लॉ एंड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, गोली के या ना गोली। अब देखिए जब से वो ख़त्म हो गया था, ये एक बड़ा गैप है। और यह पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि ये जो हमारी पुलिस है, इसके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ना कोई तजर्बा है, ना कोई इख्तियारात है। और कई बार मुझे याद है कि साकिब निसार साहब ने एक सुओ मोटो लिया था, नोटिस लिया था, और जो SP सिविल लाइन थे, आज भी वो SP सिविल लाइन है, सफदर कादमी साहब, और उन्होंने कहा था कि आपको किसने इख्तियार दिया था कि आप लोगों पर डंडे बरसाएं या गोलियां चलाएं। तो लेकिन वो अदालतें फैसले दे गई, लोग फिर लगे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि देखिए इन वाक़यात हालात से इदारे और जो रियासत होती है वो बेनकाब होती है कि किस तरह नॉन स्टेट एक्टर। फिर इस सब मैं आपको क्रिटिकल बात बताऊं, जिस तरह हम कहते हैं, हम अक्सर प्रोग्राम में ये जिक्र करते हैं कि हम इंडिया में ये हुआ, फलां जगह ये हुआ। देखिए जब बाहर के जो एजेंसीज और ममालिक होते हैं, या हमारे बाहर की एम्बेसीज में बैठे हुए मुख्तलिफ जो डेस्क पे लोग बैठे होते हैं, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं कि पाकिस्तान में क्या रिट है। आप FATF में फंसे हुए हैं जी, अब्दुल्ला मलिक साहब जी। हाँ, तो FATF में हम फंसे हुए हैं, इन्हीं वजह से फंसे हुए हैं कि आपके जो नॉन स्टेट एक्टर है स्ट्रांग है। मैं तो ये कहना चाहूँगा फ्रैंकली, जब वो भी मुआहदा जब हुआ था जिन्होंने वो कहा था कि जजों को मार दिया जाए, जनरल बाजवा के खिलाफ उस वक्त आप इन बागियों की नस्ल कुशी कर देते, इनके सर कुचल देते, तो आज कौम के वो जो बच्चे शहीद हो गए हैं, जो बेचारे अस्पतालों में मर गए हैं, आपके वजीर पीट रहे थे कि जनाब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कई हम जनाजे नहीं पढ़ सकते। IR मान साहब को जनाजे में बिलीव करें, लोग पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि रास्ते बंद थे। बहुत बड़े आइकॉन थे जी जिन्होंने सारी उम्र ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये इसको किसी भी हवाले से हम कोई ऐसा मामूली या गैर मामूली वाक़या ना, ये बड़ा गैर मामूली वाक़या है, बिल्कुल ठीक, जिसमें हुकूमत की और रियासत की रिट चैलेंज हुई है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वे लोग यहीं रहेंगे। अब जैसे कहा गया कि भाई क्या जरूरत थी, 20 तो अभी दूर थी, वो चले उस मादे की तरफ भी आ जाते हैं। कानून और आइन के नजर में उस मादे की कोई वक़्त नहीं है। कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत, कानूनी रियासत किसी नॉन स्टेट एक्टर के साथ ऐसा मुआहदा कर ही नहीं सकती। कल कहें कि नहीं जी आप इंडिया का सभी निकाल दें, फलां का निकाल दें। देखिए इस किस्म की जो चीजें होती हैं, जब तक आपके पीछे शय नहीं होती। अब आपने एक बंदे को माफी दे दी, कादरी साहब को, जिन्होंने बगावत पे उकसाया था, क्या किया? मैं और आप कहते ना, आपने 2 लिखे, आपको याद नहीं है, अभी तक भुगत रहे हैं। देखिए ये होते हैं जब स्टेट किसी के पीछे हो, जब थाने वाला एक बदमाश के पीछे हो तो बदमाशी करेगा। देखिए ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। अब भी जो एप्लीकेशन मूव हुई है, मैंने हिम्मत करके दी है, मैंने कहा मैं खड़ा तो आप मेरे पीछे खड़े हो। मेरी ही दरखास्त होम डिपार्टमेंट ने फॉरवर्ड की है पंजाब में एक्शन के लिए। इसमें यही था कि रोजगार आर्टिकल 18 मेरा हक है, मेरा रोजगार छीना गया, मेरी आजादी मूवमेंट छीनी गई, मेरी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा। ये 3 चीजें रियासत की जिम्मेदारी है। तो यहां सर रियासत नाकाम है, रियासत नाकाम हुई है, नहीं होना चाहिए था। भट्टी साहब, पुलिस वालों के साथ कोई नहीं खड़ा था, पुलिस वाले जख्मी हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। फाइनली उन्होंने अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो बना बना के तो सोशल मीडिया पे अपलोड की हैं। ना उनकी कोई तर्जुमानी कर रहा था, ना हमें पता चल रहा था कि सूबे के अंदर कोई IG नाम का कोई शख्स होता है, कोई ओहदा होता है, वो एग्जिस्ट करता था, ना कोई DIG था, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। आखिर में वो मरते मरते उन्होंने कहा कि ठीक है हम मौत तो ना मारे जाएं। सर ये क्या था? पंजाब में सारा इशू था और पंजाब के ऊपर एक बुजदार नामी बिडावा बैठा हुआ था, कोई भी बात नहीं हो रही थी। साहब पहली बात तो ये है कि अभी अब्दुल्ला मलिक साहब जज्बाती बहुत ज़्यादा हो गए कि हुकूमती रेट का पता नहीं चल रहा। देखें पहली बात तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत की रेट है कहीं? चीनी, आटा, दालें, रमज़ान बाज़ार, कीमतें, चीज़ें, उनमें रसदो तलब, कहाँ है हुकूमती रेट?
मैं आप कहते हैं जी दाएं मुड़े तो आप फंस जाते हैं, बाएं मुड़े। मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं जिधर रहता हूँ जिस जगह पे, वहाँ पे दाएं मुड़े तो भट्टा चौक आ जाता है, वो बंद था पिछले कोई 4 दिन से बंद है जी। बाएं मुड़ जाएं तो आगे गाजी रोड बंद है। डिफेंस के अंदर कैंट में बिल्कुल अमन, कोई मसला ही नहीं है। कैंट के अंदर आप जाएं बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ। लेकिन मामला ये रही साहब कि किन लोगों ने मुआहदा किया। असल जूते उन लोगों को पड़ने चाहिए जिन लोगों ने इनके साथ मुआहदा किया है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि ये मुआहदा ब्रिगेडियर इजाज शाह ने किया था, मैं गलत बयानी कर रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं शेख साहब। कोई ऐसा मुआहदा देखें, इसमें कानून और यानी कि हमारा सर कह सकता है कि IMF के पास जाने का मुआहदा जो था वो हफीज शेख का था, मैं जिम्मेदार नहीं है। अजीब बात है ना। बात यह है कि अगर एक शख्स ने मुआहदा किया है तो उसने अगर मुआहदा किया तो किन बुनियाद पर किया, इनको क्यों आप सड़कों पे लाए। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि अगर आपने मौलाना साद रिजवी को पकड़ना है, बंद करना है, कुछ भी करना है, रही साहब आपके पास मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर जिसको हम 3 MPO 16 MPO कहते हैं, उसके तहत घर जाते, वो वहां से निकले थे ना जनाजा पढ़ के। वो इकबाल टाउन से कितना फासला था मुल्तान रोड का, 15 मिनट का, आधे घंटे का उन्हें घर पहुंचना था। वहां जाके उन्हें मैजिस्ट्रेट कोई भी उन्हें या कोई भी जिला इंतजामिया का बंदा जो था वो जाके कहता कि मौलाना साहब ये आपके ऑर्डर है, ये रिसीव करें या ना करें, आप बंद हैं, आप बंद हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद क्या होना था कि उन्होंने मुल्तान रोड ब्लॉक करनी थी, एक सड़क पूरे लाहौर में, वो भी एक साइड ब्लॉक करते होते हैं, दूसरी साइड नहीं वो बंद करते होते हैं। मौलाना जितने भी वहाँ पे हैं वो बंद होती, कोई मसला ही नहीं होना था। अभी आपने लाहौर बंद किया हुआ है, सारे मेन रास्ते लाहौर में देखें रही साहब, मुल्तान रोड बंद कर दें तो उधर से ट्रैफिक जो आ रही है मोटरवे से वो बंद हो गई, फिरोजपुर रोड बंद कर दें, कसूर बंद हो गए, पूरा लाहौर कसूर बंद हो गया, कसूर बंद हो गया, शादरा बंद और बाबू साहब बंद हो गया, तो उधर से जो GT रोड से बंद हो गया। अब वागे से तो ट्रैफिक आती नहीं, अरसा हो गया, हमारी उधर से दोस्ती खत्म हो गई हुई, हम तो दोस्त नहीं है उनके। अब बात यह है कि 4-5 एग्जिट पॉइंट आपके बंद हो गए, कोशिश तो कर रहे हैं हम दोस्त। ऐसा वो हमने लेट ही जाना है, कुछ ना अरसे के बाद हमने लेटना है इनके साथ भी। हमारी आदत है, हम पहले आंखें दिखाते हैं, फिर जब अगला आंखें दिखाता है तो हम आंखें पीछे करके तो हम लेट जाते हैं फौरन ही। अब मैं नहीं कह रहा रुख क्या होता है हमारा, इस दफा 2018 से बैक डोर डिप्लोमेसी जा रही है। नहीं जी वो कोई नहीं, वो कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ करीब ना लगना, नहीं तो भुगतने बड़ी पैनी है ब्रेक बैकडोर डिप्लोमेसी। ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हमें बचपन में एक हदीस पढ़ाई गई, पता नहीं आजकल बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई जाती, और वो जिहाद की अक़साम थी। सही बुखारी की मुस्नद हदीस है, उसके अंदर जिहाद की जो अक़साम बताई गई, पहले तो जिहाद बिलजान है ना ये वाला जो है, फिर जिहाद बिल नफ्स है, फिर वो सारे जिहाद 17 किस्में जी। 17वीं किस्म ये है कि अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो और आप उसको हटाते हैं तो ये भी जिहाद है। और ऐसा करते हुए, यानी लोगों के लिए रास्ता बनाते हुए आप अगर जान दे देते हैं तो आप शहीद गर्दाने जाएंगे। पिछले 72 घंटों से 1.5 करोड़ के इस शहर के लोगों का राइट ऑफ वे जो है वो गस्ब हुआ है, और रियासत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम में फ़िलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक मतलब फिर खुशामदीद आपको। जनाब शहबाज शरीफ साहब की बेल हो गई। अब पता नहीं ये पंजाबी वाली बेल हुई है या अंग्रेजी वाली बेल हुई है, लेकिन कुछ हुआ है। मुमताज़ भट्टी साहब, पाकिस्तान की इनकी रिहाई जो है वो किसी सुलहजोई का पता देती है, और कोई सियासी मंजर के ऊपर कोई तब्दीली होगी या सारे ऐसे तनख्वाह पे काम करेंगे? देखिए रिजवान साहब, इसी तनख्वाह पे काम करने वाले इसी तनख्वाह पे काम करते रहे। और देखिए बेसिकली ये अब चीजें बेमानी होकर रह गई हैं रिजवान साहब, और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के अंदर कोई वजन है। रियासत जो है वो नलायकी की बूंद से दबी हुई है और सिसक रही है, और ये सिसकती रहेगी। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पे रियासत जो है वो बड़ी हमारी जो है वो लचकदार भी है, और लोग बड़े, उनकी रेजिलियंस पावर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बर्दाश्त करते रहते हैं रिजवान रईस साहब, और फिर एक वक्त के ऊपर आकर रिस्पॉन्ड करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर आपने देखा कि मामलात लिंगर ऑन होते गए, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं थे, लोगों को इस फिनोमेना की समझ नहीं थी।
तो इसमें नुकसानात होते गए, लिंगर ऑन होती गई, लेकिन फाइनली जब कौम जो है वो एक नतीजे पर पहुंच गई तो उसने इसको जीत लिया, जो कि 54 ममालिक जो है मिलकर नहीं जीत सके थे। पाकिस्तान की कौम ने सिंगल हैंडेडली लहू की नदियां बहा के कामयाबी जो है वो हासिल की। बदकिस्मती जो है वो लीडरशिप की है। लीडरशिप अगर होती तो फाटा के अंदर तरक्याती अमल, जो सियासी अमल शुरू किया गया था, उसको आगे बढ़ाया जाता। लीडरशिप वहाँ पर जाकर लोगों को एड्रेस करती, उनके मसाइल को फेस किया जाता, उनको एंगेज किया जाता, वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू होता और फिर वहाँ पे भी तरक्की और खुशहाली का। अब सिंगल हैंडेड वहाँ पे एक इदारा कहीं पे सड़कें बना रहा था, कहीं पे स्कूल बना रहा था, कहीं पे मार्केटें बना रहा था। देखिए, एक फिनोमेना है रिजवान रजी साहब, लोग किसी भी मुल्क के ज्यादा देर अपनी मिलिट्री को सिविल अफेयर्स के अंदर या मामलात के अंदर ज्यादा देर तक जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। कोई भी मुल्क हो दुनिया का, सिविल अफेयर के अंदर मिलिट्री की इंटरफेरेंस एक महदूद मुद्दत के लिए थी। एक सर्जिकल स्ट्राइक होती है या ऑपरेशन होता है जहाँ पे नासूर होता है, उसको काट के आगे निकला जाता है। पिछला अमल जो है वो आपकी इंतजामिया ने, पॉलिटिकल जो आपकी एलीट होती है, उसने बाकी मामलात को कवर अप करना होता है और लोगों को एंगेज करके फिर नए सिरे से नए धारे में शामिल करके आगे चलाना होता है। ये वो सारे काम जो पाकिस्तान की रियासत नहीं कर सकी, उसकी नाकामी है, उसकी वजह जो है वो लीडरशिप का भुगतान है। और जिस चीज को बेचकर ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो अपने उस रीजन को वो क्लेम करते हैं जहाँ पे उनकी एमक्यूएम भी टीटीपी की सूरत में मौजूद है। तो वो जो है वहाँ पे भी लोगों को उस तरह से एंगेज करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ना आपने लोगों को मूव किया। केपीके के अंदर पीटीआई बदतरीन सूरत का शिकार है। गवर्नेंस का जो बहरान है वहाँ पर पंजाब से भी ज्यादा ठाठे मार रहा है और उसका नतीजा ये है कि दोबारा इंसर्जेंसी जो है वो आपके कबायली इलाकों के अंदर सर उठा रही है। आए रोज वाकयात हो रहे हैं और दूसरी तरफ से भी लोग जो है जंगजू वो अंदर आ रहे हैं। तो ये वो हजूर मामलात हैं जो गवर्नमेंट जिसकी भी हो, अपने अना बुग़्ज़ और अपने जो आपके सो कॉल्ड आपकी मेंटेलिटी है उससे ऊपर उठने की जरूरत है। ये रियासत मदीना की जो मिसालें सुनाते रहते हैं, उसके बारे में किसी हिस्टोरियन से, किसी बंदे से पहले पूरी तफसील जान लें। गलत मिसालें आज भी सरगोदा में प्राइम मिनिस्टर साहब सुना रहे थे। बड़ी मुश्किलात थी रियासत मदीना बनने से पहले, आज भी वो कह रहे थे। तो भाई क्या बात आप कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? मजहब का आप कहते हैं टीएलपी मजहब का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं? और गवर्नेंस दो लोगों को, तुम्हारे झूठे लारे नहीं भाई चाहिए, उनको गवर्नेंस चाहिए, उनको रमजान के कीमतों की चीजें, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। और यही सबसे बड़ा मसला है मेरा और रिजवान रजी का भाई, और ये आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है। उनको सस्ते दामों जो है वो चीजें मार्केट रेट के ऊपर उससे दो जो है वो 120 रुपए जो है वो ठीक हो गया। भट्टी साहब आपकी बात आ गई, असल मसला गवर्नेंस का है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं चाहूँगा ब्रिगेड साहब की तरफ जाने से पहले अरसलान भट्टी साहब से पूछने, क्योंकि इनको पूरा फॉलोअप करते रहे तो केस इनको याद है। भट्टी साहब, ये कौन सा केस था और क्या उसमें चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको ज़मानत मिल गई? रईस साहब, ये केस था मनी लॉन्ड्रिंग का। वो कहा यह गया था इनिशियली, मैं जल्दी से बता दूं, टाइम बहुत थोड़ा है, कि उसमें कहा गया था जी कि चीफ मिनिस्टर हाउस के और कुछ उनके ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट में बाहर से पैसे आते थे उनका। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस से या शरीफ ग्रुप के? शरीफ ग्रुप के और चीफ मिनिस्टर हाउस के भी, जो इनके जाती मुलाजिम भी वहाँ पे कुछ थे ना, जो प्राइवेट सेक्रेटरी टाइप रखे होते थे, जो पेड नहीं थे, सरकारी मसूलतें दी हुई थी, लेकिन वैसा वहाँ सरकार के मुलाजिम नहीं थे। वो इनके जाती मुलाजिम थे, लेकिन इनके सरकारी काम में इनकी मामलत करते थे। उनके अकाउंट में पैसे आते थे और ये उधर से निकाल के तो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे उनके अकाउंट के जरिए। तो उस पर उन्होंने आज जज साहब ने आज जब कहा, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, तो 330 दिन मुकम्मल हो गए थे आज, यानी आज 330 दिन उनको मुकम्मल हुए हैं जेल में। अब उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने क्या किया? नैब के वकील ने कहा कि जनाब हमें तो ये है जी, हमें दरकार है, ये है वो है, जिस तरह वो बोलते होते हैं वो क्लासरात। तो उन्होंने कहा जी कि आपने आप तक कोई ठोस वजूहात नहीं बताई मुझे कि हम इनको क्यों इनको हम एक्सटेंड करें जो रिमांड है। उसके बाद उन्होंने कहा जी इनको मचल के दाखिल कराएं और इनको रिलीज़ करें, ये बाद में भुगतते रहेंगे, जो कुछ होगा देखी जाएगी।
अब मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर 330 दिन एक शख्स को आप रखते हैं जेल में, उससे आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाते, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ला पाते, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं कर पाते, उससे कोई चीज़ उगलवा नहीं सकते, तो मुझे बताइए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हमारा निज़ाम अदल किधर है? अब जज कितनी देर, मुझे बताइए कि किसी के कहने पे या वैसे किसी के दोस्ती यारी के चक्कर में कितनी देर बंदे की जमानत ले सकते हैं, या कितनी देर जमानत कैंसिल कर सकता है? ठीक ये है, नहीं हुआ करता। ठीक दूसरी बात रही साहब ये है कि उनको आज तो मचल के उनके दाखिल नहीं हो सके किसी वजह से, कल मचल के दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद वो जमानत पे रिहा भी हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या 330 दिन आह चीमा एक और केस है जो गुज़िश्ता रोज रिहा हुए, 3.25 साल वो रखे अंदर, ये 330 दिन हो गए इनको, 1 साल से ऊपर इनको देख लें आप, 365 दिन का होता है साल। उसके बाद आप मुझे बताइए कि साल के करीब करीब हो गए, पिछला भी मिला लें तो 1 साल से ऊपर ये जेल में रहे। मुख्तसरन ये है रईस साहब कि क्या ये करना क्या चाहते हैं? क्या ये फरमाइश थी शहजाद अकबर साहब की, कि फरमाइश थी या उनकी ख्वाहिश थी? किसी की ख्वाहिशों पर इस तरह की जो है हमारे मुल्क में जो हमारा पॉलिटिकल तो कोई ख्वाहिश नहीं है, वो तो बॉसेस की ख्वाहिशात को नहीं रईस साहब ऐसे नहीं हुआ करता। अकेले बॉसेस की ख्वाहिश नहीं होती है, छोटे जो चौधरी होता है उसकी भी ख्वाहिश होती है। अच्छा, जो छोटा चौधरी होता है तो उसकी ख्वाहिशों पर थे, उनकी उम्मीद पर थे। क्या मसला था कि ये क्यों इनको रखा गया? अब बात यह है कि आप मुआहदा भी करते हैं, पिछली जो सेगमेंट में आपने बात की वो मुआहदा भी किया, वो दूध भी दिया, मेंगने भी डाल दी, अब उसका भी कोई वाली वारिस नहीं है। इसी तरह रईस साहब इस केस का भी कोई वाली वारिस नहीं बनना है किसी ने। अब बिल्कुल ठीक है, ब्रिगेड साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेड साहब, जब आप एक शख्स के ऊपर सच्चा इल्ज़ाम लगा के भी साबित ना कर पाए तो फिर वो पूरी तरह दावा करता है कि भाईजान देख लें, मैं तो पाक पवित्र हूँ, नेक, मुझे तो अदालत करार दे चुकी है, मेरे खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिला। चिड़ी बेचारी की करे? हाँ, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे ब्रिगेड साहब। अब कौम क्या करे सर? हम फिर जब सच्चा इल्ज़ाम भी लगता है तो वो भी फिर वो कहते हैं कि ये उसी तरह का इल्ज़ाम होगा जैसे पहले उन्होंने लगाया था। क्या हम कहते तो हैं रजी साहब, बहुत हम कहते हैं सियासतदान बेवकूफ बनाते हैं अवाम को। अब तो हालत ये हो गई है कि अदारे भी अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। अवाम का नाम तो दरमियान से निकाल दीजिए आप। मैंने 12 कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अवाम को फंडामेंटल राइट्स भी ग्रांट करता है एंड इट सेज कि द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, लेकिन हमारे यहाँ ये डिक्टम उल्टी हो रही है। बाय द पीपल तो हम क्रिएट कर देते हैं, फॉर द पीपल के लिए कोई भी शख्स, कोई भी अदारा कोई काम नहीं करता, बल्कि हर सिस्टम का अगर कहें तो एक खिलवाड़ बना हुआ है, एक मजाक बना हुआ है। आपने जैसे कहा कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, एट दी चले जमानत तो हो गई, जमानत के बाद केस चलेगा, लेकिन क्या इससे पहले के कोई केसेस प्रूव हो गए? और नैब इतना बड़ा अदारा है, असल में नैब की फॉर्मेशन के अंदर जो गलती हुई है और उसमें जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स को अनर्थ करने का जो तरीकाकार, एक स्पेशलाइज तरीकाकार होता है, जिसके लिए आपको इन्वेस्टिगेटर्स की भी और नैब के वकीलों की भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है। एक को आप FIA से उठा लिया, आपको एक अपने कस्टम से उठा लिया, एक को सिविल सर्विस से उठा लिया, कुछ लोगों ने खुद अपना कोशिश करके पोस्ट हो गए, तो वो विल टू वर्क कहाँ से आएगी? तो ये तमाम चीजें, जैसे आपने पहले भट्टी साहब ने कहा, और ये तमाम चीजें जो हो रही है, ये कलेक्टिव फेलियर की तरफ निशानदेही कर रही है, जिसमें जो सफर करने वाले हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है हर तरीका कार से। अगर आप कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो इसका मतलब अवाम का पैसा खाया गया। अब आप उसको प्रूव नहीं कर सके तो वहां भी अवाम नुकसानदेह हुए, और जब वो पैसा जो सेव हो जाएगा तो वहां भी किसको लगा? किसी सिस्टम को चूना लगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक की नाअहली जो है वो उभर के सामने आ रही है। अभी अदालत ने क्या करना, उसने कहा नहीं, ला जो सबूत ले जाओगे तो वो कबूल कर लेगी, सबूत नहीं लेके जाओगे तो फिर वो किस तरह किसी को सजा देने का ख्याल रखेंगे? वो तो फिर बेनिफिट ऑफ द डाउट गोज टू द एक्यूज्ड वाली बात होती है ना, एक्यूज्ड हो गया, मुल्जिम हो गया, मुजरिम हो गया। तो ये एक अजीब किस्म का मजाक हो रहा है हमारे पूरे सिस्टम, नहीं कहूंगा, एक अजीब किस्म का मजाक हो रहा है आम आवाम के साथ, जहाँ उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि फलाने ने पढ़ लिया, देखो ये भी इससे पैसे आ जाएंगे, फलाने ने पढ़ लिया, इससे भी पैसे। आखिर एट द एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कि जो कुछ कर गया है, जो भी कर गया है, किसी भी स्कैंडल में कर गया है, वो पवित्र होके बाहर आ गया है, और हो सकता है वो अगले टेन्योर में फिर यही करने का आपने उसको लाइसेंस दे दिया हो कि जाओ भाई अब तो तुम क्लीन हो गए तो जाओ, क्योंकि आपकी लोगों की आदतें बदल सकती है, नेचर नहीं बदल सकती।
तो अगर कोई किसी को सजा नहीं मिलेगी, अगर उससे जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी अपना मासूम किसी ऐसे शख्स जैसे, लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है और वो चीजें इतनी हाईलाइट हुई हैं और वो बैंकों से आपने स्टेटमेंट्स निकाली हैं, उनके आपने कोई भी शख्स हो, ABCD कोई भी, तो फिर तो उसको सजा के निजाम से गुजरना जरूरी हो जाता है ना। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप यकीन करें कि इसमें सिर्फ सफर करने वाले, सिर्फ बर्दाश्त करने वाले वो होंगे जो आम लोग, आप और मेरे जैसे लोग हैं, जो टैक्स भी देते हैं, सेल्स टैक्स भी देते हैं, जनरल सेल्स टैक्स भी देते हैं, हर किस्म का टैक्स देते हैं, और फिर बेवकूफ बन के, भिखारी बन के जो है वो खड़े हो जाते हैं जाके, और जो टॉप पोजीशनों पे बैठे हुए हैं जिनका कह दिया है वो फिर नेक होके, पाशा होके, पायदा सामने आ जाते हैं, और फिर हमारे सामने जाके आके वो लंबे लंबे भाषण भी देते हैं और लंबे लंबे तकरीरें भी करते हैं, इसलिए कि सिस्टम ने उनको करप्ट करके सपोर्ट कर दिया है। तो इसका अभी तक तो कोई इसका किसी भी किस्म का किसी भी साइड से कोई हमारे लिए कोई बेनिफिट या कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में वो बेवकूफ, तो आप तैयार रहें और बर्दाश्त करने के लिए और बेवकूफ बनने के लिए, सिस्टम की तरफ से भी, करप्ट सियासतदानों की तरफ से भी, और नाअहल हुकूमतों की तरफ से भी। जी ठीक। अपना अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जो हमने पूरी गुफ्तगू की है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अगर हम देखें तो दोनों सारी कैद डाल के उनकी 1 साल से ज़्यादा, 365 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं। एक जो क्लॉज है नैब लॉज के अंदर कि जनाब इस नैब लॉ जो है वो हर रूल को ओवरराइड कर देता है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है सर? देखिए रईस साहब, पहली बात तो यह कि चूँकि मैं इस वक़ूए का आइनी शाहिद हूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे नॉलेज में है, तो वो इमानतन मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता। अगर मैंने कहा तो फिर आप, मेरा हाल भी वही होगा जो आपका हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यकीनन ये सारे का सारा जो लॉ का स्ट्रक्चर है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के सादम में आता है, मुखालिफ है, ये उसकी वायलेशन करता है। नैब लॉ की बात करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है रजी साहब कि जितनी भी हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमतें रही हैं, किसी ने भी इसको रिपील करने की कोशिश नहीं की, हालांकि इसको रिपील कर देना चाहिए था, क्योंकि ये एक लॉन्ड्री है और उसमें जो धुल के आ जाएगा पवित्र हो जाएगा, और जो नहीं होगा, बात मानेगा, तो वो फिर आहद चीमा की तरह, शहबाज शरीफ साहब की तरह, ख्वाजा आसफ की तरह, वो फिर कुछ दिन मेहमान बनना पड़ेगा। देखिए लॉ की एक स्पिरिट होती है, वो ये है कि अगर हुकूमत जस्तगासा अपना रियासत केस में डिले कर रही हो और ट्रायल लेट हो रहा हो, तो अदालतें पूछती हैं कि आपका जो केस है वो किस नौयत का है। अगर वो डिले है, आप साबित नहीं कर पा रहे हो, ट्रायल लेट हो रहा है, तो ये इस बंदे को हम क्यों अंदर रखें? ये इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है कि माइट भी वो कल अगर बरी हो जाता है तो फिर वो वक्त जो उसने जेल में गुजरा कहाँ देंगे, लिहाजा इसको हम बरी कर देते हैं और आप अपना ट्रायल जारी रखें, रिहा कर देते हैं, बरी तो बाद में होगा, रिहा कर देते हैं, और इंसाफ का तकाजा भी ये है। और जब ट्रायल मुकम्मल होगा, अगर वो मुजरिम ठहरेगा तो फिर जेल चला जाएगा, सजा काटेगा, वरना जो उसको रिहाई मिली है वो उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी। देखिए ये बड़ी तशरीफ़ी की बात यह है कि ये 2016 में केसेस बनाए गए थे इंफॉर्मेशन और क्या कहते हैं इलिगेशन की बुनियाद पर। देखिए जो केसेस इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कह लें और इलिगेशन की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, उनमें कोई सॉलिड रीज़न नहीं होती। नैब किसी से भी ये क्वेश्चन आप और मुझसे भी पूछ ले कि आप जिन हालात में रह रहे हैं इसके सोर्सेज बताएं, तो बिलीव जाने हम जितने दोस्त हम बैठे हैं स्टूडियो में, हम सारे के सारे जेल चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रसीद नहीं होती। और यही हालात इस किस्म के हुआ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा बड़ी दिलजोई के साथ, अर्जी के साथ, देखिए शोरश ज़्यादा रियासतें भी ऐसे नहीं चलाई जाती जिस किस्म के हालात हमारे मुल्क में, और मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन और पैशन है कि शायद इन लोगों से लूटा हुआ माल वापस आए और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहें, शहद की नहरें बहें। देखिए
बड़े पहली बात तो गवर्नेंस के तहत, विजन के तहत हुकूमतें चलाई जाती हैं और कोई और सोर्स से ढूंढी जाती हैं, ब्लैक मनी को वाइट करने के लोगों को मौके दिए जाते हैं। नहीं, वो तो हम आ गए हैं, हम पे पाबंदियां लग गई हैं, 25वें नंबर पे हम आ गए हैं, बरतानवी हुकूमत ने हमें रेड लिस्ट में डाल दिया है। जनाब साहब आखिरी जुमला ये है मेरा कि वो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में मुमताज़ भट्टी साहब भी सारे जो हैं बड़ा इतराज़ करते हैं, तो उसके लिए मेरा ये है जी कि मैं इत्थे ही हाँ, तुसी जो मर्जी कर लो, इत्थे ही हैं, तुसी जो मर्जी कर लो। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, अरसलान भट्टी साहब, ब्रिगेडियर जफर साहब और जनाब मुमताज़ भट्टी साहब, चारों साहब का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शरीक होने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।